नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं अजीत आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल थंबलिंग हट के एक नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम कुछ स्पेशल गाड़ी की बात नहीं करने वाले हैं या फिर ऐसे कुछ स्पेसिफिक मॉडल या फिर कुछ ऐसी बातें नहीं करने वाले हैं। स्पेशली इस वीडियो में मैं आपके सवालों के जवाब देने वाला हूँ, जो कि मेरे प्रीवियस वीडियो में जो भी आप लोगों ने कमेंट किया है उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा और धन्यवाद करना चाहता हूँ। एंड जो भी आपके सवाल हैं उन सारे सवालों का मैं जवाब देना चाहता हूँ। तो बने रहिए आप लोग इस वीडियो में, अंत तक देखिएगा, क्या पता आपका सवाल इस वीडियो में शामिल हो। मैं सारे सवालों का जवाब तो नहीं दे पाऊँगा, बट ऐसे कुछ चुनिंदे सवाल हैं जिनका जवाब देना ज़रूरी है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे सवाल बहुत ही कॉमन लोगों के द्वारा भी पूछा गया है। तो मैं कुछ सवाल पिक करूँगा और आपको एक एक करके जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं सवाल पिक कर रहा हूँ अपने चैनल पे, जो मेरे टॉप हिडन फीचर का टाटा पंच के जो वीडियोस पे कमेंट किया है, और भी बहुत सारे वीडियो में इन्होंने कमेंट किया है। इनका नाम है अभिजीत धाल 7706। अभिजीत भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ऑल द वीडियोस। एंड आपने जो भी कमेंट किया है और सारे वीडियोस को देखा है अंत तक, और आपके सवालों को मैंने कोशिश किया है कि कमेंट करके भी जवाब दूं, बट इस प्लेटफॉर्म पे उन सवालों को लाना बहुत ज़रूरी था। आपका एक सवाल था कि रियर में बम्पर लगाने से सेंसर में कोई दिक्कत होगा क्या। तो देखो, रियर सेंसर टाटा पंच के लिए ये सवाल है, और ये आप दूसरी कार से भी रिलेट कर सकते हो। जो छोटे छोटे दो गोल सी बिंदियाँ होती हैं पीछे बम्पर्स में, किसी भी गाड़ी के आप पीछे बम्पर्स में जाओगे तो साइड में आगे फ्रंट पे ऐसे गोल से ऐसे सर्कल होगा। तो वो सर्कल एक्चुअली वो सेंसर्स होते हैं। उन सेंसर्स के आसपास जो भी ऑप्टिकल्स आते हैं, जो भी ऐसे ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, तो वो गाड़ी को नोटिफाई करता है कि ये कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, अब इंडिकेट करता है। अब सोचिए कि आप उसके सामने आप बम्पर लगा दें, आप उसके पास आप कुछ ऑब्स्ट्रक्शन लगा दें, तो फिर वो आपको इंडिकेट करेगा, प्रॉपरली काम नहीं करेगा, आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं देगा कि कोई ऑब्जेक्ट है जो आपके गाड़ी के दाएं बाएं या फिर आगे पीछे कितनी दूरी पे है, और आपको ब्रेक लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। इसीलिए मैंने अपनी गाड़ी में नहीं लगाया, और आप मोस्ट ऑफ द कार्स में आप देखना कि बम्पर्स नहीं लगे रहते। इसका कारण यही होता है। फ़ायदा बम्पर लगाने का ये होता है, जैसे आप नेक टू नेक ट्रैफिक में आप रहते हो और बहुत ही ज़्यादा बिजी एरिया में रहते हो जहाँ पे आपको ट्रैफिक में चलना होता है। तो आजकल ई रिक्शा, रिक्शा, बाइकर्स, आपके गाड़ी के बहुत आसपास लोग सिग्नल्स पे या फिर बिल्कुल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जब चलते हैं तो लोग ब्रेक लगाते हैं, तो वो गाड़ी पे जाके पीछे से चिपक जाती है, तो वहाँ पे आपकी गाड़ी पे डेंट आता है। तो इससे बम्पर गार्ड लगाने से, क्रैश गार्ड बोलते हैं इसको, इससे फ़ायदा तो होता है, मगर इसका नुकसान ये है कि वो आपका सेंसर प्रॉपरली काम नहीं करेगा। सेकंड, आपका जो और ये लीगल है फ्रॉम द मोटर व्हीकल एक्ट, ये आप लीगल नहीं है, तो टीयर 2 सिटीज़ में चल जाता है, बट टीयर 1 सिटीज़ में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगला सवाल मैं लेता हूँ हार्दिक गर्ग। हार्दिक गर्ग, कैसे हो ब्रो? थैंक यू सो मच। नहीं ब्रो, मैं मथुरा से नहीं हूँ। आई एम फ्रॉम, वैसे तो मैं गोरखपुर के पास एक शहर है कुशीनगर, वहाँ से हूँ। एंड फ़िलहाल अभी लखनऊ में रहता हूँ, एंड यहाँ पे मेरा ऑफिस है। एंड मैं आईटी सेक्टर में काम करता हूँ, और अभी मैं अपनी फैमिली को लेके लखनऊ में रहता हूँ। इससे पहले मैं दिल्ली में रहता था। आपका सवाल है हार्दिक गर्ग 9707 भाई, आपने पूछा है कि भैया पापा भी नेक्स्ट मंथ पंच लेने वाले हैं पेट्रोल, बिकॉज कहते हैं लॉन्ग टर्म कार रखनी है तो पेट्रोल बेस्ट डिसीज़न है, एंड फेज़ 2 ऑल्सो इम्प्रूव। एंड आपके चैनल पे अभी जुड़ा हूँ, आई फील कि आपकी बातें सुनने में मज़ा है, वो कहीं और नहीं। थैंक यू सो मच। ठीक है, तारीफ़ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बट स्टिल थैंक यू सो मच आपके आशीर्वाद के लिए हार्दिक भाई। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा अभी भी सीख रहा हूँ, एंड
हर एक फीडबैक पे काम करने की कोशिश करता हूँ। टाइम का थोड़ा क्रंच रहता है, कॉर्पोरेट लाइफ रहती है, 5 दिन काम रहता है, एंड उसके बाद से वीकेंड में अपने लिए थोड़ा सा पर्सनल टाइम लेकर, ये मेरा फेवरेट वर्क है, फेवरेट हॉबी है, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे कंटेंट क्रिएट करना अपने फेवरेट टॉपिक्स पे, ऑटोमोबाइल्स लाइक कार्स एंड बाइक्स सर्च करने में अच्छा भी लगता है, खुद के लिए नई जानकारी भी मिलती है और मैं दूसरों की मदद भी कर पाता हूँ। सो थैंक यू सो मच। रहा सवाल आपके सवाल का तो नेक्स्ट मंथ पंच लेने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल आप लीजिए। पंच 2024 की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार बन चुकी है, एंड बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है इस कार का। फ़ेज़ 2 डेफिनेटली हाँ बहुत रिफाइंड हुआ है, अभी भी आपको फ़ेज़ 2 आने के बाद भी बहुत सारे ऐसे अंदर से कॉस्मेटिक्स एंड कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ें चेंजेस की गई हैं। तो आप शोरूम पे जाइए, गाड़ी को देखिए, टेस्ट ड्राइव लीजिए, और तभी आप पसंद कीजिए, एंड आपको अगर अच्छी लगे तभी आप बाय कीजिए। मेरे वीडियोज़ पे तारीफ़ करने के वजह से आप मत गाड़ी खरीदिए, मैं ये आपको रेकमेंड करूँगा। मैं तारीफ़ करता हूँ क्योंकि मुझे पसंद आती है, वो मुझे सूट करती है, मेरे ड्राइविंग स्टाइल को सूट करती है, मेरी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करती है। क्या पता आपको आपकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल ना करे, तो आप हर एक एंगल से गाड़ी को पसंद कीजिएगा। और मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ आपकी अगली कार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली अगली कमेंट की तरफ चलते हैं, जो कि प्रीत भाई ने दिया है, प्रीत 2269। मेरे प्रीवियस वीडियो पे जहाँ पे मैंने टॉप 5 कार्स की बात करी थी, उन्होंने बोला है कि MG एस्टर स्प्रिंट को आपने उसमें नहीं किया। बिल्कुल मैं मान सकता हूँ, MG एस्टर वन ऑफ माई यू कैन से वन ऑफ द बेस्ट कार, क्लासिक कार जिसको बोल सकते हैं, जो कि एक लग्जरी इंटीरियर के साथ, आई डोंट नो उसको लोग इतना ज़्यादा पसंद क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ द माइलेज और लॉन्ग ड्यूरेशन। MG की गाड़ी है वो, मॉरिस गराज की गाड़ी है वो, UK ब्रांड। सो आई बिलीव उस गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बट पता नहीं क्यों इंडिया में उसको ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन मारिए, मैं आपको शेयर करूं तो टाटा पंच लेने से पहले मैंने MG एस्टर ही बुक करी थी, वो जो गाड़ी मुझे चाहिए थी वो अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से मुझे प्लान ड्रॉप करना पड़ा। तो और MG एस्टर वन ऑफ द लग्जरी कार मैं मानता हूँ उसको, और बहुत ही ज़्यादा केयर क्या मतलब कि वो क्लासिक कार है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। बिल्कुल उसमें 144 Nm का टॉर्क है, विच इज़ फार बेटर देन द कार विच इज़ कमिंग दीज डेज इन अंडर 10 lakhs। थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जिन्होंने आदिस वाइन ADIS_VIN उन्होंने मुझे फीडबैक दिया है कि हम लोग पूरी बात हिंदी में मैं अपनी वीडियोस में सारी बातें हिंदी में किया करूं, उससे दिक्कत क्या है मुझे, एंड हम लोग भारत से हैं, फिर हिंदी बोलने में शर्माते क्यों हो, बीच में इंग्लिश क्यों घुसा रहे हो, हम तो बैंगलोर से हूँ, हिंदी में इतनी नहीं आती है, फिर भी मैं सबसे हिंदी में बात करता हूँ, इंग्लिश आती है लेकिन बोलता नहीं। आदिश भाई, मैंने आपको कमेंट भी किया था, थैंक यू सो मच फॉर, देखिए इंग्लिश अंग्रेजी फिर से आ गई मेरी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सुझाव के लिए। मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास करता हूँ कि मैं हिंदी में ही बात करूँ, मेरी रोज़ की डेली की बोलचाल भाषा भी हिंदी ही है, इनफैक्ट मैं ऑफिस में भी हिंदी में ही बात करता हूँ। कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में काम करते करते और ऑफिस के जो पूरे दिन की जो रूटीन होता है, जो शेड्यूल होता है, जो जो चीज़ें निर्धारित रहती हैं किस टाइम पे आपको इस करना है, उस टाइम पे जब आपके विदेशी जो आपके वो होते हैं, जो आपके बिजनेस पार्टनर होते हैं, जो आपके साथ सहयोगी काम करने वाले लोग होते हैं, उनसे बात कर कर के, और ऐसा आदत सी हो गई है कि बिना मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ना चाहते हुए भी अंग्रेज़ी आ जाती है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ हाथ जोड़ के, एंड मैं आपके सुझाव पे बिल्कुल काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी हमारी प्राथमिक भाषा है, और मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में ही बात की जाए, ताकि पूरे भारतवर्ष में सारे जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबको ये बातें कंटेंट समझ में आ जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
अगले कमेंट पे चलते हैं, जो कि लेटेस्ट है, जो कि प्रकाश कश्यप 1600 ने लिखा है, रिलेटेड टू माइलेज। ब्रो, मैंने जून 2023 में परचेज़ की थी। सिटी में एवरेज 12 से 13 और हाईवे में 16 से 18 के बीच में आ रहा है। जी, आपने बिल्कुल सही नोटिस किया है। ये अगर हम लोग हार्ड पैडल गाड़ी चलाते हैं तो हार्ड पैडल चलाने पे ये एवरेज आता है, मगर अगर थोड़ा सा हम लोग सॉफ्ट पैडल चलाएं तो सिटी में आपका एवरेज बढ़ सकता है। टाटा पंच फेज़ 2 मेरी गाड़ी सिटी में 15 से 16 मैं उससे निकाल लेता हूँ और हाईवे पे 20+ निकालता हूँ। बहुत आराम से माइलेज मुझे पेट्रोल पे मिलता है, अगर हवा, टायर प्रेशर, ये सब सारी चीज़ें सही रहा तो। बाकी अगला क्वेश्चन मैं वो करना चाहता हूँ, जो मैं नाम नहीं लूँगा उनका, बट आप मेरे कमेंट्स पे जाके देख सकते हैं। एसेसरीज़ वाली वीडियो में बहुत सारे ऐसे लोगों ने ऐसे बोल रखा है कि जो एसेसरीज़ होती हैं वो वारंटी ख़त्म हो जाती हैं या फिर ऐसे नहीं लगवाना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बोला है कि मैं गुमराह कर रहा हूँ लोगों को। मैं उन सारे लोगों को बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले धन्यवाद आपके सुझाव के लिए, एंड आपने समय व्यतीत किया, मेरे वीडियोस को देखा और कमेंट किया। जो भी एसेसरीज़ गाड़ी में कोई लगवाता है तो उसकी वो खुद से लगवाता है, वो अच्छे से उसको पता है कि मुझे अब कम बजट में अपनी गाड़ी में ये कॉस्मेटिक चेंजेस करनी है और मेरा पॉकेट अलाउ नहीं करता है जो मैं ब्रांडेड एसेसरीज़ खरीदूं। जो एसेसरीज़ मैंने अपनी गाड़ी में, मुझे पता है कि इनफैक्ट सारी 2 नंबर की एसेसरीज़ हैं और मुझे डबल चार्ज किया गया था शॉपकीपर के द्वारा, क्योंकि मेरे पास समय का क्रंच था और मेरे पास दूसरे जगह शॉप पे जाने का, एक्सप्लोर करने का बिल्कुल भी समय था। मुझे घर निकलना था और मुझे एसेसरीज़ चाहिए थी। आप जाते हो एसेसरीज़ पे 1-2 चीज़ें लगवाने, बट आप जब इतना समय दे के रखते हो तो फिर से आपको लगता है कि यार 2-4 चीज़ें और लगवाई जाए। फिर कौन गाड़ी खड़ी करता है जब एक बार गाड़ी चलने लगती है तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं एक छोटी सी चीज़ लगवाने गया था, फ्लोर मैट लगवाने गया था। फ्लोर मैट लगवाते लगवाते मैं धीरे धीरे 30,000 का काम करवा लिया अपनी गाड़ी में। तो वो मुझे कहीं ना कहीं अभी भी मुझे पिन करता है कि मैंने ओवर प्राइस दे के अपनी गाड़ी में मैंने काम करवाया, और डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा ओवर चार्ज किया गया था उस शॉपकीपर के द्वारा। मैं नाम नहीं लूँगा शॉप का, एंड ऐसा नहीं करना चाहिए। और रहा सवाल ब्रांड का एंड वारंटी का, आप कोई भी कॉस्मेटिक चीज़ें चेंज करते हो, कोई भी कॉस्मेटिक्स, तो उसमें आपको वारंटी से कोई लेना देना नहीं है अनटिल अनलेस आप इलेक्ट्रिक मॉडिफाई करो। मैंने मॉडिफिकेशन करवाया, फॉग लैंप लगवाया, हॉर्न लगवाया और आगे के हेडलाइट चेंज करवाए। डेफिनेटली ये वारंटी में कवर नहीं होते हैं। अंदर मैंने इंफोटेनमेंट सिस्टम पे काम नहीं करवाया है, क्योंकि मेरा काम छोटे वाले डॉट मैट्रिक से काम चल जाता है। मुझे बस हल्के फुल्के नोटिफिकेशंस देखने होते हैं, बाकी मैं स्क्रीन पे उतना स्क्रीन मुझे चाहिए नहीं, मेरा काम चल जाता है। मुझे मैनुअल ज़्यादा पसंद है। मैं अपने पिछले वीडियोज़ में भी ये बोलते हुए आया हूँ। बस बाकी एक और सवाल लेना चाहूँगा। मूडी राइटर 6 दिन पहले इन्होंने कमेंट किया है कि पंच और एक्स्टर में से कौन सी बेटर है, प्लीज़ गाइड करो। देखो, सेल्स फिगर ये कहती है कि मैंने आपको कमेंट भी किया है कि क्या क्या बेहतर है। मेरे हिसाब से सेल्स फिगर ये कहते हैं कि आप टाटा पंच लो। टाटा पंच बहुत ही ज़्यादा रिलायबल, गुड लुकिंग, फ्रंट बैक साइड से एक आपको अच्छा बॉक्सी एक्सयूवी का फीलिंग देती है ये गाड़ी। तो मेरे हिसाब से यू गो फॉर टाटा पंच। मैं ये नहीं कह रहा एक्स्ट्रा ख़राब गाड़ी है, एक्स्ट्रा भी बहुत अच्छी गाड़ी है एंड उसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं। 6 एयर बैग्स है उसमें, इज़ अ नाइस कार, बट मेरे हिसाब से टाटा पंच, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपको फन टू ड्राइव, आपको मज़ा आएगा टाटा पंच में। चचा गालिब कमेंट करते हैं, सीट कवर के ऊपर भी पन्नी। जी हाँ चचा गालिब जी, डेफिनेटली हम इंडियंस हैं, हम पन्नियाँ हम समझ रहे हैं, स्क्रीन गार्ड के ऊपर भी टेम्पर लगवा देते हैं। तो कांट चेंज, जो डीएनए है उसको मैं बदलना नहीं चाहूँगा। तो इसलिए अगला सवाल उठाते हैं। अगला सवाल लेते हैं कुशाल गुरु का सवाल लेते हैं, जिन्होंने कहा है कि
एक कमी है टाटा पंच में, उसकी हेडलाइट की ब्राइटनेस बहुत कम है। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जो OEM जो कि कंपनी फिटेड हेडलाइट आती है पंच की, उसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है, और जिसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तभी जाके लोग उसको चेंज करवाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिनका मैंने अभी तक जवाब नहीं दिया है। मेरे बहुत पुराने वीडियो पे अभी एक कमेंट आया है, सिकंदरपुर फ़िश मार्केट, जब मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू किया था, तो अभी आयुष ने कमेंट किया है। थैंक यू सो मच आयुष ब्रो। यहाँ चिकन चुरा लेते हैं, बहुत स्कैम करते हैं। खैर मैं ये नहीं जानता कि क्या होता है, मगर हाँ, ऐसा मैंने भी महसूस किया था उस मार्केट में, उस फिश मार्केट में, कि कुछ कुछ ऐसा होता है। बाकी आप सभी लोग के प्यार के लिए मेरे वीडियोस पे बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अनक जी ने अभी कुछ दिन पहले कमेंट किया है कि टाटा पंच और XUV 300 का कंपैरिजन नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं मानता हूँ। फ़र्क 3 लाख का है, उस 3 लाख में आपको क्या मिलता है, मैंने उसका कंपैरिजन किया है। ओके, संजॉय नंदी 9381, आपका सवाल है कि ऑन रोड कितना पड़ा, कितने साल की इंश्योरेंस और कितने साल का टैक्स भरा आपने दादा। मेरी गाड़ी जब मैंने ख़रीदी थी, अभी तो दाम बढ़ गया है, मेरी गाड़ी जब मैंने ली थी तो 689 एक्स शोरूम, उसके ऊपर से BH सीरीज़ लिया था, तो BH सीरीज़ का टैक्स कम, इंश्योरेंस जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट होता है वो कम होता है, और जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस मुझे एडिशनल बहुत कम पैसे देने पड़े थे। तो हार्डली लाइक 30-20 हज़ार, क्या सो 7 लाख में मेरी गाड़ी आ गई थी मोटा मोटी। थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल गया था मुझे गाड़ी पे, 10-15 हज़ार के आसपास का, बहुत नेगोशिएशन करने के बाद। तो 7 लाख राउंड फिगर में मेरी गाड़ी ऑन रोड आ गई थी, इंक्लूडिंग BH सीरीज़, 2 साल का रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, छोटे मोटे गिफ्ट है और एसेसरीज प्लस गाड़ी। अर्पित सोनी कहते हैं, सर टाटा एडवेंचर रिदम पैक CNG में एयरबैग कितना है? आई गेस 2 एयरबैग्स हैं फ़िलहाल, बाकी मुझे चेक कर लेते हैं अभी हाथ के हाथ कि कितने एयरबैग्स हैं। बट मेरा जहाँ तक की मानना है कि 2 ही एयरबैग्स आते हैं, 2 एयरबैग्स। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि सुधन इंटीरियर उन्होंने पूछा, सुधा इंटीरियर 495, भाई व्हाट अबाउट टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम? मैंने जो एसेसरीज लगवाई उसमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं लगवाया था। मैंने बस नॉर्मल चेंजेस करवाए थे। उसका आप लगवाते हो तो आपको 10-15 हज़ार रुपये एडिशनल आप उसमें जोड़ लो, बाकी बस वही हो जाएगा। बाकी राजेश कुमार ने कमेंट किया था कि सर म्यूज़िक सिस्टम का रिव्यू दीजिए किस दिन, टाटा पंच का। राजेश भाई थैंक यू सो मच। बिल्कुल मैं काम करता हूँ इस पर, मैं म्यूज़िक सिस्टम पर, बट प्रॉब्लम यह है कि इसकी साउंड इतनी अच्छी है, बट आप फ़ोन पे सुनोगे तो आपको उतनी अच्छी नहीं लगेगी। बट मैं उसके जो डॉट मैट्रिक्स इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसके फीचर का एक वीडियो बनाता हूँ बहुत जल्दी, कल ही बना देता हूँ। और अगला क्वेश्चन है तमिल बॉय 77, दिस इज़ माय लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो बहुत बड़ी हो रही है तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तमिल बॉय 77, 2 वीक्स अगो आपने क्वेश्चन किया था, हाउ यू गॉट BH सीरीज़। आंसर थोड़ा लंबा होगा। BH सीरीज़ इस रजिस्ट्रेशन, I would like to give this answer in English and Hindi mix so that you understand. It is a new registration process of Indian government, the transport authority, you can say. Any person who is working in a central government, state government official, and any private sector official who has his office branches 4 places in state. If let's suppose if you are working in a multinational company and your offices are located 4 places, 4 states in the country, and you are eligible for that particular series, BH series. I am working in a multinational company in India, I believe across all India, like more than 36 location, even more than that my company has. So I got it very easily, no problem with that.
and it gives you the hassle-free transfer. Let's suppose if you are right now, I'm Uttar Pradesh. Next day, if I get an opportunity to work in Delhi, I don't have to think about it. I will simply go back to Delhi, and there will be no registration. There will be no any additional document provided, and I will start living there, and I will start driving my car there. So this is the best part of the BH series. I have created another video. There will be a 2 video on my channel related to the BH series, Tamil Boy 77. You must watch it. Thank you so much. I believe okay, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेटेड टू BH सीरीज ओनली. मोटो वर्ल्ड 45 इन्होंने पूछा है, अगर BH सीरीज नंबर की गाड़ी को सेल करते हैं तो फिर क्या प्रोसेस है. सॉरी, आपके क्वेश्चन का मैंने रिप्लाई नहीं दिया है अभी तक, बट मैं आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ. अगर BH सीरीज़ मेरी गाड़ी है, अगर मैं इसको फ्यूचर में सेल करता हूँ तो उसी बंदे को सेल कर पाऊँगा जो BH सीरीज़ की एलिजिबल होगा. सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या फिर ऐसे संस्था में काम करना होना चाहिए उनको जो कि उनका ऑफिस शहर में पूरे भारत में 4 राज्यों में हो या 4 लोकेशंस पे हो, तो वो एलिजिबल होंगे BH सीरीज़ के लिए, एंड मैं अपनी गाड़ी उनको हैसल फ्री सेल कर पाऊँगा. अगर नहीं है वो, किसी अन्य पर्सन को या फिर अन्य लोगों को मैं सेल आउट करता हूँ, तो उनको BH नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. दैट्स इट दोस्तों. और भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि ऐसे बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मैं आंसर देना चाहता हूं, बट बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे. आई होप आप लोगों को मेरे सवाल जवाब वाली ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड सपोर्ट कीजिएगा मेरी इस जर्नी में. सो इसी संदेश के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे. मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में. तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए. इस अंधेरे के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैं पावर नहीं है, फ्लैशलाइट जला के वीडियो शूट कर रहा हूँ. तो थैंक यू सो मच. मिलते हैं अगले वीडियो में. धन्यवाद.